नमस्कार साथियों। आज के हमारे इस लेक्चर में टॉपिक रहेगा वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। सबसे पहले हम इस टॉपिक के जो अपने जेट, आईसीएआर या अलग अलग कंपटीशन एओडब्ल्यूज में या फिर सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उन पे थोड़ा सा ब्रीफली अपन नजर रख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं सुपरवाइजर 2018 की, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जलवायु के लिए डब्ल्यूएमओ ने कितने वर्षों के अध्ययन को उपयुक्त माना है। जलवायु के लिए डब्ल्यूएमओ ने, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कितने वर्षों को, एक्चुअल में 31 वर्ष है लेकिन वहां ऑप्शन में 30 वर्ष थे। आप इसको, ये जो आया हुआ है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं जेट 2020 की, जेट 2020 में वेदर एंड क्लाइमेट में आपका जो फोटोप्रिडिज्म वाला पार्ट है, प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता, उसमें से क्वेश्चन आया था। एक तो आया था कि निम्न में से एसडीपी प्लांट कौन सा है। बहुत सारे रबी के पौधे दे रखे थे, एक खरीफ का पौधा दे रखा था और वो था आपका धान था। कौन सा था? धान था। तो इसको कहेंगे अपने शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। तो उसका आंसर ये था। इसके बाद में एक दे रखा था, उसमें निम्न में से शरद ऋतु का पौधा कौन सा है। तीन चार खरीफ के पौधे दे रखे, उसमें चना दे रखा था, तो चना किसका? आपका शरद ऋतु का पौधा है। इसके अलावा जेट 2018 में, जेट 2018 में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो था आपकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, यानी निरपेक्ष आर्द्रता है। ये निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी काय में मापी जाती है? तो निरपेक्ष आर्द्रता को भैया मापा जाता है काय में? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसको और भी दो तीन तरीके, ग्राम कांस्टेंट रहता है, इसके अलावा सेमी की जगह जो है आपके मीटर भी आ सकता है, फिट भी आ सकता है, एरिया बदल सकता है ना, तो आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। इसके अलावा फिर जो है जेट, ये 2020 में था, सॉरी, ये भी जो जेट 2020 का था, 18 का क्वेश्चन था आपका कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी है। और सांद्रता किसमें पूछी गई थी? पीपीएम में पूछी गई थी। तो सांद्रता है 300 पीपीएम, क्योंकि वायुमंडल में एक्चुअल में है 0.03%, और परसेंट को पीपीएम में बदलने के लिए अपन कितने से गुणा कर देंगे? 10,000 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 पीपीएम आ जाएगा। इसके बाद में इसी टॉपिक में से जो है क्वेश्चन, इसी टॉपिक में जो है आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो था आपका, एक तो इसमें आ रखा है डब्ल्यू में आ रखा है, और एक बार आ रखा है आपके जेट में 14 में 13 में शायद कुछ ऐसे कुछ आया हुआ है। वो था कि मध्यम प्रकार का मौसम पूर्वानुमान, जो मीडियम प्रकार की वेदर फोरकास्टिंग रेंज होती है, मध्यम प्रकार का मौसम पूर्वानुमान कितने दिन का होता है? 3 से 10 दिन का होता है। इसके अलावा जेट 2014 में पूछा गया था कि मौसमी अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो वो आपकी मौसम विज्ञान हो जाएगी। और मौसम विज्ञान वैसे हिंदी में आया था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीटियोरोलॉजी, जिसकी मीनिंग होती है METEOROLOGY, मीटियोरोलॉजी में किया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आने की संभावना रहती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका सर्दियों में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, माउट कौन से मानसून से होती है ना। तो अपन अब विधिवत तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो विधिवत तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले मौसम एवं जलवायु में अपन कुछ टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन मौसम विज्ञान, मौसम एवं जलवायु में पढ़ेंगे मौसम विज्ञान, जिसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? जैसे नाम से पता चल रहा है, मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन किया जाएगा। अब जो मौसम होता है, इसके पीछे देखिए क्या लग रहा है? लॉजी। तो जिनके पीछे लोगस या लॉजी लगा रहे हैं वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं?
ग्रीक भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद में आता है जलवायु विज्ञान। विज्ञान को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं जलवायु विज्ञान को, है ना। और इसमें जलवायु का अध्ययन जैसे इसमें करेंगे। अब क्वेश्चन आपके जेड 2020 में यहीं से क्वेश्चन आया था, उसमें देखिए पूरा क्लाइमेटोलॉजी नहीं देकर, अगर क्लाइमेटोलॉजी देता तो बच्चे लोगस के हिसाब से क्या कर देते उसमें ग्रीक, लेकिन उसने बड़े स्मार्ट तरीके से आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन डाला था सिर्फ कि क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये बताइए मुझे, क्लाइमेट अकेला तो अधूरा शब्द है, इसके पास साथ में कौन सा शब्द लगेगा, लोगस या लॉजी और लगेगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना था कि क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है, वो भी कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। यह आया था आपके कौन से एग्जाम में, जेट 2020 के एग्जाम में। तो आप इंट्रोडक्शन में ये सी चीजें क्लियर कर लें। क्लाइमेटोलॉजी, अब क्लाइमेटोलॉजी में जो क्लाइमेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, क्लाइमा से, क्लाइमा नामक शब्द से बना है। और क्लाइमा का मतलब होता है स्लोप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ढाल या अक्षांशीय स्थिति। इतना आपसे पूछेगा नहीं, आप तो इतना याद रखें, चाहे मीटरोलॉजी हो और चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, दोनों ही लॉजी है तो कौन सी भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है। पहली चीज ये। और ये आपके 2014 में पूछा गया था जेट में कि मौसम का अध्ययन या मौसमी अध्ययन जो किसमें किया जाता है, मौसम विज्ञान में या मीटरियोलॉजी में। अब इन दोनों की जो अपने अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे। पहले देखेंगे सिर्फ मौसम की। मौसम वैसे एक्चुअल में विज्ञान नहीं लगा हुआ रहे तो वेदर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। मौसम, मौसम जो होता है ना, वो वायुमंडल की जो दशाएं होती है उसकी क्षणिक फॉर्म है, शॉर्ट ड्यूरेशन का फिनोमेनन है। वायुमंडलीय दशाओं का संक्षिप्त सार है, वायुमंडलीय दशाओं का लघु बोल दो, या इसको आप शॉर्ट ड्यूरेशन बोल दो, या क्षणिक बोल दो। क्षणिक सार को अपन क्या बोलेंगे भैया, मौसम कहेंगे। जैसे किसी स्थान विशेष पे 24 घंटे के दौरान कभी कभी जो है बारिश का मौसम हो जाता है, कभी कभी जो तेज आंधियां चलने लगती है, कभी कभी दोपहर में सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, जो क्षणिक बदले, जो अल्पकालीन दशाएं हैं वायुमंडल की, या अल्पकालीन भी इसको आप बोल सकते हैं, अल्पकालीन वायुमंडल की अल्पकालीन दशा, क्षणिक दशा, जल्दी से बदलने वाली 24 घंटे में, वो कहलाता है आपका मौसम। इसीलिए तो कहते हैं मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, यानी कहीं 24 घंटे में बदल जाओ ना। तो ये हो गया मौसम। फिर इसके बाद में आता है भैया जलवायु। और जलवायु बोला जाता है किसको, क्लाइमेट को बोला जाता है। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन आया था कि क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द, एक्चुअल में क्लाइमेट था वो क्लाइमेटोलॉजी था, है ना। तो क्लाइमेट कहते हैं किसी भी स्थान के दीर्घकालीन अध्ययन को, दीर्घकालीन अध्ययन को, या जो है मौसम के सार को, बहुत से वर्षों के मौसम के सार को। जैसे आप किसी भी स्थान की जलवायु एक दिन के मौसम के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे आप बाय द वे मुंबई घूमने गए और उसी दिन झमाझम बारिश हो गई, तो आप उस दिन की बारिश को देख के ये नहीं कह सकते कि मुंबई में 365 दिन ही बारिश होती है, वो तो मौसम था। आप वहां पिछले 30-35 साल से रह रहे हो, वहां सूर्य का प्रकाश क्या है, बादलों की स्थिति क्या है, हवाएं कैसी चलती है, मौसम कैसा, शुष्क है, नम है, आर्द्र है। तो WMO ने यहीं से क्वेश्चन पुटअप हुआ था 2018 सुपरवाइजर में कि WMO ने जलवायु के लिए, किसी स्थान की जलवायु घोषित करने के लिए कितने वर्षों की जो है मौसम को उपयुक्त माना था। तो WMO होता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 31 वर्षों के अध्ययन को, उन्होंने ये कहा भैया अगर आप जयपुर के वासी हो और अगर वहां की जलवायु शुष्क जलवायु है, तो ये पिछले 31 सालों में जुलाई में कितनी बारिश हुई, अगस्त में कितनी हुई, नवंबर में कितनी सर्दियां पड़ी, दिसंबर में कितनी पड़ी, कब कब आंधियां चली, क्या क्या हुआ, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहां से आया था। लेकिन याद रखना, कभी भी एग्जैक्ट जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो आपको डेटा नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, थोड़ा होशियार थे, 31 के 31 साल कर दी, है ना। तो हम ज्यादातर जो है पढ़ते आए हैं 31 साल, और यहां मिल गया अपन को कौन सा 30 साल। तो कोई फर्क नहीं है, ऑप्शन में 31 नहीं था तो ये आंसर उसका माना गया था। तो भैया मौसम और जलवायु मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मौसम अल्पकालीन है, शॉर्ट ड्यूरेशन फिनोमिना है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन फिनोमिना है, 30-31 साल के अध्ययन को कहते हैं ना। अब इसके बाद में
इन दोनों को कंबाइंडली अपन मानसून भी बोल सकते हैं, मानसून भी आता है ना, बरसात को मानसून से भी बोला जाता है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अपन ने चैप्टर की शुरुआत में बात की थी मानसून। एक्चुअल में आप लोग जब अभी बारिश का सीजन शुरू होगा, तो जब मानसून के आप लोग जब स्टेटस लगाते हो कि हैप्पी मानसून या हैप्पी रेन वगैरह ऐसे करके, बहुत से लोग मानसून के मीनिंग को गलत लिखते हैं ना। तो आप जब कभी हायर कंपटीशंस में एग्जाम्स में जाए तो कम से कम आपका प्रोनाउंसिएशन और लिखने का तरीका भी शेयर होना चाहिए। मानसून की मीनिंग होती है MONSWON। इस चैप्टर में दूसरी मीनिंग गलत करते हैं लोग, जो आपका मौसम विज्ञान होता है, अभी मैंने लिखा था ना आपको मीटियोलॉजी की, तो मीटियोरोलॉजी ये होता है मौसम विज्ञान, है ना। बहुत से लोगों के मैंने वॉलपेपर वगैरह देखे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, किसी का कुछ कहना ठीक नहीं है, मौसम विज्ञान की मीनिंग ठीक नहीं लिखते हैं और चैप्टर डाल देते हैं कि हमने बढ़ा दिया भैया, है ना। तो ये मीटियोलॉजी, ये मानसून है। मानसून कौन सी भाषा का अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भैया, अरबी भाषा का शब्द है। कौन से शब्द से बनी है, मौसिम से, MAUSIM। और मौसिम का मतलब क्या होता है, सीजन्स या ऋतुएं होता है। कुल मिला के इस रामायण में से आपको याद क्या करना है, याद यही रखना है कि मानसून जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखना है, मौसम से इनका आपका लेना देना नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये आपका मौसम और जलवायु क्या क्या है, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब कुछ आपके इससे संबंधित संस्थान है। संस्थानों में सबसे पहले अपन ले लेते हैं अपना WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कई बार पूछ लिया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है 1951 में स्थापित हुआ। और ये कहाँ स्थापित हुआ, जेनेवा में हुआ। जेनेवा कौन से कंट्री की राजधानी है, ये है आपके स्विट्जरलैंड की। ये वही स्विट्जरलैंड है जहां दुनिया का सबसे अमीर बैंक स्विस बैंक स्थित है, जहां बार बार जो है काला धन लाने की बात की जाती है, स्विट्जरलैंड। फिर इसके बाद में अपने इंडिया का संस्थान देख लेते हैं। इंडिया का कौन सा संस्थान है, इंडिया का संस्थान है अपना IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और भैया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD जो है, इसकी स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। तो ये तो हो गया मौसम विज्ञान का। कभी कभी एग्रीकल्चर के कंपटीशन में ये भी थोड़ा पूछ लेते हैं, IAMD, इसमें जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसमें कृषि और जुड़ जाएगा बीच में, यहां क्या आ जाएगा, कृषि और आ जाएगा बस। और ऐसे कैसे हो जाएगा, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग। ये 1932 में नई दिल्ली में, 1932 में कहा स्थापित हुआ, नई दिल्ली में स्थापित हुआ। तो ये दो तीन अपने छोटे मोटे संस्थान, इन संस्थानों को आप लोग देख लेंगे, है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान और भारत में वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों की, इनकी बात करेंगे, है ना। तो राजस्थान में पहले करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वर्षा प्राप्त करने वाला वाला जिला। तो अगर अपन जिले की बात करें तो अपना जिला आता है झालावाड़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है, एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। अब अगर बात करूं मैं यहां जिले की जगह अगर स्थान दे दे, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो स्थान हो जाएगा आपका माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में है। इसके बाद में फिर अगर राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, कम वर्षा प्राप्त करने वाला अगर जिला है, तो वो है आपका जैसलमेर, जो गर्म भी है, कम वर्षा प्लस गर्म जिला भी है।
दैनिक तापांतर में चूरू आ जाता है। अगर राजस्थान में गर्म स्थान की बात करूं मैं, अगर गर्म जिले के बाद में अगर गर्म स्थान की बात करूं तो गर्म स्थान है आपका फलोदी। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, भारत में सर्वाधिक वर्षा भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान है, तो पहले तो चेरापूंजी था, आज आ गया मोहसिन राम हो गया उसकी जगह ना, मोहसिन राम। अगर मोहसिन राम ऑप्शन में नहीं आए तो आप कर सकते हो चेरा पूंजी। और ये है आपके मेघालय में, मेघों का घर। तो ये कुछ आप स्थान वगैरह देख लेंगे। फिर इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा, एनुअल एवरेज रेनफॉल, एनुअल जो रेनफॉल होती है एवरेज, वो कहाँ कहाँ कितनी होती है, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल रहती है। जैसे अगर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की है लगभग 575, सॉरी एम 575 क्या है? एम है, मिलीमीटर है, 575 एम है। एक बार जो है ये जेट में क्वेश्चन आया हुआ है तो 575 ऑप्शन में नहीं था, उसमें ऐसा था कि जैसे 200 250 दे दी, फिर 563 दे दी, फिर 700, फिर 1000। तो 575 के जो आसपास है, क्योंकि ये वर्षा है कोई फिक्स तो होती नहीं है ना। और अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये लगभग 57.5 सेंटीमीटर हो गई है ना, 57-58 हो गई। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा भैया आप बिल्कुल रट के रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद में फिर भारत की, ये जेट 2018 में पूछा हुआ है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 1194 एम 1194 एम का मतलब हो गया 119.4 सेंटीमीटर, यानी लगभग 119 से 120 सेंटीमीटर। अब उसमें जो ऑप्शंस आए थे जेट 2000 जो 18 का जो पेपर हुआ उसमें जो ऑप्शंस आए थे कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, ए 1000, ब 1100, छ 1200, द 1500। तो देखिए ज्यादातर बच्चों ने 1194 के हिसाब से 1194 तुक्का मार दिया। अरे उनको बताए 1194 जो है वो लगभग 1200 के आसपास हो गए, 6 एम ही तो कम है। इंद्र देवता कोई गिनकर या फिक्स नाप से थोड़ी बारिश करते हैं, 10 20 30 40 50 एम का तो जो है ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, कम से कम 10 20 का तो नहीं होता है। यहाँ तो 6 एम ही तो कम थी, तो उसका आंसर क्या था 1200 एम। लेकिन ज्यादातर कई बच्चों ने जल्दबाजी के चक्कर में कि 1194 मतलब 1100 ये करके आ गए, ये था गलत। और कौन सा सही था? ये। तो ये आप तीनों की औसत वार्षिक वर्षाएं देख लेंगे, राजस्थान की हो गई, भारत की हो गई, और फिर विश्व की देख लेंगे। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1000 एम बोले तो 100 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसको आप लर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं, जैसा कि अपन ने अभी चैप्टर की शुरुआत में डिस्कशन किया था कि जेड 2020 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है वायुमंडल की, या जो नमी होती है, इसको वैसे सिर्फ नमी की बात करें, आर्द्रता की बात करें तो इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। लेकिन अलग अलग प्रकार की आपके, अच्छा ये तो यंत्र की बात हो गई, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, लेकिन इनकी यूनिट होती है, इकाई भी होती है अलग अलग, है ना। वातावरण में वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है इसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, इनकी अलग अलग यूनिट भी होती है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले एक नंबर पे यूनिट के हिसाब से,
तो सबसे पहले आती है निरपेक्ष आर्द्रता। और निरपेक्ष आर्द्रता जो है जेट 2020 में पूछी गई थी। निरपेक्ष आर्द्रता बोले तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमेशा मापी जाती है ग्राम में, और ग्राम के साथ में क्षेत्रफल में होता है, क्यूब में क्षेत्रफल होता है घन सेंटीमीटर। या मैं इसको जो है ग्राम के बाद में सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूं। इसके अलावा जो है ये दूसरा, इसको आप लिख सकते हो ग्राम प्रति घन के आगे सेंटीमीटर की जगह आप जो है फिट भी लिख सकते हो, घन फिट। या फिट को जो है क्यूब भी लगा सकते हो, या फिर आप जो है ग्राम घन मीटर भी जो है आप लिख सकते हो, या मीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो। तो ये भी जो है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको मापने की इकाई है। फिर इसके बाद में 2 नंबर पे आता है आपका सापेक्ष आर्द्रता, जिसको हम ज्यादातर काम में लेते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, इसको बोलते हैं अपन RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको मापा जाता है प्रतिशत में, परसेंट में या प्रतिशत में मापा जाता है। इसके बाद में 3 नंबर पे आती है आपकी विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता, और विशिष्ट आर्द्रता को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसको मापा जाता है ग्राम प्रति किलोग्राम में। तो भैया इन तीनों को लर्न कर ले, क्वेश्चन यहां से आया हुआ भी है। कहां से? यहां से आया हुआ है, सेट 2020 में आया हुआ है निरपेक्ष आर्द्रता का। ठीक है। फिर इसके बाद में अपुणे इसमें 2-3 यंत्र है जो मौसम एवं जलवायु वेदर क्लाइमेट से संबंधित है। पहला आता है आपका बेरोमीटर। बेरोमीटर, बेरोमीटर, बेरोमीटर जो है वो वायु का दाब मापने के काम में आता है। विंड का प्रेशर, वायु का दाब मापने के काम में आता है। अगर ये याद नहीं हुआ ना तो नहीं हो तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। बैरोमीटर में क्या आता है? बी। और आपके जो है दाब कहीं से शुरू होता है? प्रेशर से। पी तो बीपी। या आप यूं याद कर सकते हो कि दा बै में लास्ट में खत्म हो रहा बै, और ये कहीं से शुरू हो रहा है? बैरोमीटर से, है ना। तो इसलिए वायु का दाब या विंड प्रेशर किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। फिर आता है एक एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, इस एनीमोमीटर का दूसरा नाम होता है, वायु का ये प्रवाह मापता है, इसका एक नाम और होता है वेग मापी। हिंदी में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल गया, वेग मापी या एनीमोमीटर, है ना। तो ये वायु का प्रवाह है, यानी विंड का फ्लो, विंड फ्लो या वायु की गति, वायु की गति जिसको बोलते हैं विंड स्पीड। वायु का दाब तो करेगा बैरोमीटर, और आपका एनीमोमीटर या वेग मापी करेगा वायु का प्रवाह है। फिर इसके बाद में आता है विंड वेन। विंड वेन, और इसको हिंदी में बोल देते हैं वायु दिक् सूचक यंत्र। और विंड वेन जैसे कि दिक् सूचक यानी ये वायु की दिशा, विंड की डायरेक्शन दिखाने के काम में आता है, वायु की दिशा के काम में आता है। फिर इसके बाद में आता है एक रेन गेज। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेन यानी बरसात, है ना। गेज यानी मापने वाला, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्षा मापी। तो ये किसकी मात्रा बताएगा आपको? वर्षा की
मात्रा, तो इसको आप लर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद में आता है आपका बैरोमीटर हो गया, एनेमोमीटर हो गया, विंड वेन हो गया, रेन गेज हो गया, है ना। इसके बाद में एक और लिख लिया आप, स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड है। इसका जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि इसका जो मुंह है, इसका जो दरवाजा है, वो कौन सी तरफ मुंह करके खोला जाता है। तो इसका दरवाजा कौन सी दिशा में मुंह करके खोला जाता है? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में भैया? उत्तर दिशा में करके खोला जाता है। तो स्टीवेंसन स्क्रीन ये भी आपके जो है किसमें पूछा गया था भैया? जेट 2020 में पूछा गया था। जेट 2020 में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और सुपरवाइजर में भी आए हैं, है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, दो यंत्र और हैं। एक होता अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर। अधिकतम तापमापी में क्या भरा हुआ रहता है भैया? इसमें रहती है मरकरी, या बोल दो पारा, या बोल दो Hg भरा हुआ रहता है। अधिकतम जो है तापमान कब मापते हैं? दोपहर में लिया जाता है। दोपहर में कितने से कितने बजे के बीच में लिया जाता है? 2 से 4 बजे के बीच में लिया जाता है। फिर इसके बाद में अगर अधिकतम तापमान में अगर पारा अचानक से नीचे गिरे, पारा अचानक से नीचे गिरे, पारा अचानक से अगर नीचे गिर रहा है, इसका मतलब किसका संकेत है? आंधी तूफान का संकेत। आंधी तूफान का संकेत है वो। फिर इसके बाद में आता है न्यूनतम तापमापी, इसको बोल देंगे मिनिमम थर्मामीटर। और मिनिमम थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है? एल्कोहल भरा हुआ रहता है। ये लिया जाता है सुबह के 4 बजे के आसपास, 4 AM। वो PM पे था। तो ये थोड़ा सा न्यूनतम अधिकतम का भी आप लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद में प्रॉपर अपनी जो है बात पे चलते हैं कि मानसून के प्रकार। भारत में जो बरसात होगी वो कितने प्रकार का मानसून होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मानसून के प्रकार, ये दिशाओं पे आधारित है। तो पहला जो मानसून है वो है दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। ये भारत में कितनी वर्षा देता है? ये भारत में कुल वर्षा की 80% वर्षा प्रदान करता है। ये भारत में प्रवेश कब करता है? ये भारत में प्रवेश करता है 1 जून को। कहाँ करता है? केरल में करता है। ये राजस्थान में कब प्रवेश करता है? राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में कब प्रवेश करता है ये? 17 से 18 जून के आसपास। कहाँ से होके आता है? ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर डेटा आपको मिलेंगे झालावाड़ में। वैसे कई जगह बांसवाड़ा भी है, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, झालावाड़ या बांसवाड़ा। फिर इसके बाद में इसका नाम क्या है, इसको और क्या नाम से बोलते हैं? ये वर्षाकालीन मानसून है। वर्षाकालीन इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि ये कुल वर्षा का, भारत में होने वाली कुल वर्षा का कितना परसेंट दे रहा है? 80% अकेला दे रहा है। तो वर्षाकालीन मानसून, वर्षाकालीन मानसून कहलाता है। इसकी दो शाखाएं हैं। ये आता कहां से है भाई? इसकी दो शाखाएं हैं। पहली है अरब सागरीय, अरेबिक सी की जो है ना, अरब सागरीय शाखा है।
अब इस मानसून की 100% वर्षा में से अरब सागरीय वर्षा का योगदान है 80% वर्षा का। और जो बची हुई दूसरी वर्षा है, दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है इससे प्राप्त होती है 20% वर्षा। यानी कहने का मतलब यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से माना कि भारत में 100 लीटर बरसात होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनता कहां कहां है? अरब सागर में बनता है और बंगाल की खाड़ी में बनता। अरब सागर में जो बनेगा मानसून दक्षिणी पश्चिमी, वो जो है कुल वर्षा का सर्वाधिक देगा 80%, और बंगाल वाला देगा 20%। अब अगर क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि राजस्थान में इन दोनों शाखाओं में से सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्रदान करने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में आने वाली हवाओं को, बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में आने वाली हवाओं को बोलते हैं पुरवैया। कौन सी हवाएं बोलते हैं भैया? पुरवैया। और पुरवैया जब चलने लगती है तो जो है बारिश अवश्य होती है। पुरवैया चलने लगी, है ना। तो ये तो हो गया आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अच्छा, इस मानसून का विड्रोल कब होता है? विड्रोल का मतलब होता है समाप्ति कब होती है? समाप्ति ये लगभग सितंबर के आसपास चला जाता है ना। 30 सितंबर के आसपास ये जो है भारत से अलविदा हो जाता है। ये मानसून का विड्रॉल या मानसून की समाप्ति कहलाता है। और मानसून का आना क्या कहलाता है? ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ मानसून और विड्रॉल ऑफ मानसून। फिर इसके बाद में दूसरा मानसून आता है आपका 2 नंबर पे, उत्तरी पूर्वी मानसून। ये हो गया आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून। ये भारत में कुल वर्षा का कितना % योगदान देता है भैया? ये 20% ही वर्षा देता है। और ये ज्यादातर आता है आपका सर्दियों में, इसलिए इसको बोलते हैं शीतकालीन मानसून। ये जो है कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता। आपने देखा होगा सर्दियों में कभी कभी बरसात होती है और कभी कभी नहीं होती है। होती है तो भयंकर ओलों के साथ में आती है, तोड़ फोड़ करती हुई आती है, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन। तो शीतकालीन मानसून भी होता है और इसको रीट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। रीट्रीटिंग, रीट्रीटिंग का मतलब होता है कि ये अपना निर्णय बदल देता है या पीछे हट जाता है। निर्णय बदलने वाला या पीछे हटने वाला, निर्णय बदलने वाला या पीछे हटने वाला। यानी ये मानसून कोई जरूरी नहीं कि हर साल आए, ये कभी कभी जो है नहीं भी आता है। सर्दियों में कई बार नहीं भी आता है, जैसे राजस्थान की बात करूं तो मैं ना। इसलिए ये मात्र कितना % काउंट कर रहा है? 20% काउंट करता है। अब एक चीज लिखी अपने, ये शीतकालीन मानसून है सर्दियों में। तो राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? सर्दियों में होने वाली वर्षा, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा, सर्दियों में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ। क्या कहलाती है? मावठ। और मावठ किसके कारण आती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण आती है। किससे आती है भैया? पश्चिमी विक्षोभों के कारण आती है, जिसको अपन बोलते हैं वेस्टर्न डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, वेस्टर्न डिप्रेशन या पश्चिमी विक्षोभों के कारण। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि शीतकालीन मानसून किसको कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून को कहते हैं। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। मावठ किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, खुद ये पश्चिमी विक्षोभ भी कहां से उड़ते हैं? ये पश्चिमी विक्षोभ कहीं ना कहीं तो बनते होंगे ना। तो पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके 3rd ग्रेड के रिट जैसे एग्जाम होते हैं ना, रिट वगैरह, इससे पहले वाले में एक बार आया हुआ है कि जो मावट होती है ना राजस्थान में, ये कौन से जो है सागर से आती है? बंगाल की खाड़ी से आती है, अरब सागर से आती है, प्रशांत महासागर से आती है, या आपके भूमध्य सागर से आती है। ये जो मावट होती है राजस्थान में, ये सर्दियों में होती है। सर्दियों में मावट होने से उत्पादन में जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको रबी की फसलों की क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप। रबी की जो फसलें होती है इनकी इसको क्या बोलते हैं? सुनहरी बूंदे।
सुनहरी बूंदे बोला जाता है किसको? किसको बोला जाता है भाई सुनहरी बूंदे? मावट को। गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। तो ये दोनों मानसून थोड़ा आप देख लेना है ना, किसको क्या, कहाँ से किसका क्या आ रहा है। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे इसमें, मानसून के बाद में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जैसे वर्षा, जो वर्षा होती है, रेन होती है, इसकी बूंदों का आमाप कितना होता है? तो वर्षा की बूंदों का आमाप होता है 0.5 से 6 mm होता है। बरसात की बूंदों का, बारिश की बूंदों का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, बारिश की बूंदों का व्यास, डायमीटर है ना। फिर इसके बाद में वर्षा का तो कम पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते, ड्रिजल का, फुहार का, है ना, फुहार, ड्रिजल। तो ड्रिजल आती है, ड्रिजल जो होती है बहुत छोटी छोटी महीन महीन, कई बार रिमझिम बारिश होती है ना, तो इसमें जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है वो होती है 0.5 mm से कम या छोटी होती है। फिर इसके बाद में यहां से एक क्वेश्चन भी पुटअप हुआ भैया। क्वेश्चन कौन सा था? बीकानेर में एक टीए का एग्जाम था, टेक्निकल असिस्टेंट का। उसमें क्वेश्चन ये आया था कि आप बरसाती दिन किसको कहेंगे? बरसाती दिन या रेनी डे, बरसाती दिन किसको कहेंगे या रेनी डे किसको कहेंगे? रेनी डे कहलाता है जब एक दिन में या 24 घंटे में, 24 घंटे बोले तो एक दिन, एक दिन में कितनी बरसात हो? 2.5 mm से अधिक हो। 2.5 mm से अगर ज्यादा बरसात 24 घंटे में हो गई है तो उस दिन को हम क्या बोलेंगे? बरसाती दिन बोलेंगे। कौन सा दिन बोलेंगे भैया? बरसाती, ये आया हुआ है। भारत में लगभग बरसाती दिनों की अगर संख्या देखे तो 120 से 130 दिन काउंट होते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कमी है, 40 से 60 दिन, है ना, ज्यादा से ज्यादा ये होते हैं। इन दोनों को आप थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसके बाद में अच्छी वर्षा प्रदान करने वाले बादल कौन से हैं? लगातार अच्छी वर्षा, लगातार अच्छी वर्षा, अच्छी वर्षा वाले बादल जो लगातार अच्छी बारिश देते हैं वो कहते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं है और बरसने वाले गरजते नहीं है। तो अच्छी वर्षा देने वाले बादल होते हैं आपके निम्बो स्ट्रेटस। एक मिनट, यहां लिख देते हैं, निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस बादल होते हैं। इसको थोड़ा सा देख लें। इसके बाद में फिर अपन चलते हैं आगे कृत्रिम वर्षा पे, आर्टिफिशियल रेन में। दुनिया का सर्वाधिक चकाचौंध भरा शहर है दुबई। पिछले 40-50 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो हो, इसके अलावा ग्लैमरस जो हो, सारी चीजें जो देखने को मिलती है वो आपको दुबई में होगी। दुबई में जो है वहां ना तो भूमिगत जल है और पास में समुद्र का खारा पानी, वो कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन से अपनी बरसात की और पीने के पानी की आपूर्ति करते हैं। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है, ये कृत्रिम वर्षा एक तो होती है ठंडे बादल। तो ठंडे बादलों के लिए जो क्लाउड शीडलिंग की जाती है, क्लाउड शीडलिंग वो की जाती है एजीआई, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा बादलों के कणों को चिपकाकर बारिश की जाती है। जो बादल वहां से गुजर जाते हैं, जो बरसात नहीं करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, या फिर शुष्क जो है बर्फ काम में लेते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस काम में ली जाती है। फिर इसके बाद में अगर गर्म बादल, गर्म बादल, तो गर्म बादल के लिए काम में लिया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है।
तो इन दोनों को भी आप लोग थोड़ा सा देख लें कि आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठंडे और गर्म बादल बनाने के लिए कौन कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से भी आप लोग थोड़ा सा देख लें। फिर इसके बाद में आता है आपका दो टर्म्स और कई कंपटीशंस में पूछ लेते हैं, हालांकि अपने जेट और सुपरवाइजर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है अल नीनो। अल नीनो, ये अल नीनो जो होता है ना, वो गर्म बादलों के लिए, प्रशांत महासागर में बनने वाले गर्म बादलों के लिए उपयुक्त होता है। प्रशांत महासागर में अगर गर्म बादल बन गए हों तो उसके लिए यूज में होता है अल नीनो। और इस अल नीनो का दूसरा नाम इसको बोलते हैं ईशु का। ईशु का शिशु भी बोला जाता है इसको, चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट। चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट भी बोला जाता है। इस प्रभाव के कारण अगर अल नीनो प्रभाव बन गया प्रशांत महासागर में, तो इस प्रभाव से क्या होगा, राजस्थान में कम वर्षा होती है। राजस्थान में कम वर्षा होगी अगर अल नीनो प्रभाव बन गया। एक होता है ली नीनो। इसमें क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में कैसे बादल बनेंगे, ठंडे बादल बनते हैं। और इस प्रभाव से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में अधिक वर्षा। ली नीनो को अल नीनो की छोटी बहन भी बोला जाता है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद में आता है मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, एक नंबर पे आता है तापमान। तापमान में से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि रबी की फसलों के लिए कौन सा, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। तो रबी की फसलों के लिए टेम्परेचर अच्छा होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद में आता है खरीफ। खरीफ की फसलों के लिए टेम्परेचर चाहिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक बार जो है क्वेश्चन आया हुआ भी है कि अधिकतम और न्यूनतम इन दोनों के तापमान के बीच का, अधिकतम अधिकतम तापमान यानी मैक्सिमम टेम्परेचर, और एक होता है न्यूनतम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर। इन दोनों के बीच का जो तापमान होता है जो फसलों को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इष्टतम या कार्डिनल टेम्परेचर बोला जाता है। कार्डिनल टेम्परेचर या इष्टतम तापमान। इष्टतम तापमान, दोस्तों ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। फिर प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा लेंगे अपन, 2 नंबर पे लेंगे पाला। पाला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट। और फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाए और जब पौधे की पत्तियां, फलियां, इन पे बर्फ जम जाए और टिश्यू वगैरह डेड हो जाए, उत्तक कैसे हो जाए, मृत हो जाए, तो ये कहलाता है आपका पाला। तो पहली चीज आती है पाला में कि पाला से संवेदनशील फसलें कौन कौन सी है। पाला संवेदनशील, पाला संवेदनशील फसलें। संवेदनशील का मतलब होता है जिनमें नुकसान होता है, सेंसिटिव। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव, है ना, सेंसिटिव होता है। और सेंसिटिव का मतलब होता है नुकसान। तो पाला कौन कौन सी फसलों में नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है केला के पत्तों पर जम जाता है, केला में, पपीता में, आंवला में, टमाटर में, चना में, मटर में, सरसों में, इनमें नुकसान पहुंचाता है। फिर पाला से बचाव के तरीके क्या है, आप बचाव कैसे करेंगे पाला से। तो पाला से बचाव,
और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो बचाव किया जाता है पाले से H2SO4, बोले तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी का नाम होता है गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब। या तो इसका सीधा सीधा नाम पूछ लेंगे या फिर इसकी मात्रा भी पूछ लेते हैं। कितना काम में लेते हैं? 0.1%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फसलों को पाले से बचाने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का तेजाब, 0.1%। इसके अलावा 2 नंबर पे जो है रसायनों की बात करें तो आता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसकी मात्रा लेते हैं 0.05% ली जाती है। इसके बाद में जो है 3 नंबर पे आता है पाले से बचाने के लिए आप सिंचाई भी कर सकते हो। सिंचाई करके, मुख्यतः फव्वारों से सिंचाई करने पर थोड़ा ज्यादा लाभदायक रहता है। सिंचाई करने से क्या होता है? सिंचाई के दौरान एक विशेष प्रकार की ऊष्मा निकलती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है ना। 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट धुआं करके। धुआं करके, धुआं करने के लिए किसान क्या करे? घास फूस का उपयोग कर ले, घास फूस का, है ना। तो ये हो गया आपका तापमान के बाद में पाला प्रभावित करने वाला कारक। अगर कुछ उसकी चीजें पढ़ ली जो आती है एग्जाम में। इसके बाद में फिर आता है पाला के बाद में 3 नंबर पे प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि का भी फसलों पर प्रभाव पड़ता है, प्रकाश की अवधि। और प्रकाश की अवधि को हिंदी में ही दूसरा नाम है प्रकाश प्रदीप्ति कालिता। प्रकाश प्रदीप्ति कालिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म या प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता। देखिए प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता क्या होती है? जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की जो अवधि होती है, अवधि यानी जो समय होता है, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की अवधि, अवधि का पौधों की पुष्पन क्रिया पर, पौधों की पुष्पन क्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव को, यानी कौन से पौधे में फूल लाने के लिए अपन को कितने घंटे या कितने समय या कितनी अवधि के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, यह होता है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म या प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता का मतलब ही यह है कि कौन से पौधे में, किस ऋतु वाले पौधे में फूल लाने के लिए कितने घंटे अपन को सूरज का या सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा। तो ये जो प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता है भैया, इसकी जो खोज की थी वो की थी गार्डनर एवं एलार्ड ने। गार्डनर एवं एलार्ड ने की थी। कब की थी? 1920 में की थी। अब इस प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे 3 प्रकार के? सबसे पहले लेंगे अपन HDP, शॉर्ट डे प्लांट, यानी लघु दिवस प्रकाश प्रभावी, या लघु दिवस प्रभावी भी आप बोल सकते हो। लघु दिवस प्रभावी पौधों को सूर्य का प्रकाश कितना चाहिए?
8 से 10 घंटे सूर्य का प्रकाश चाहिए इनको। 8 से 10 घंटे सूर्य का प्रकाश चाहिए इनको। एसडीपी को याद करने का तरीका है, इनमें आप किन के एग्जाम्पल पढ़ ले, यहां से क्वेश्चन जेट 2020 में आया था। एसडीपी के एग्जाम्पल है खरीफ की फसलें, जिनमें आप स्पेशली देख लें, धान है, बाजरा है, इसके बाद में सोयाबीन है, अरहर है, मूंग मोट। ये है आपके धान, उसका आंसर था जो 2020 में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से अल्प दिवस प्रभावी या लघु लघु या अल्प दिवस प्रभावी कौन सा है, आपका धान है। तो ये देख लेंगे भैया, आप खरीफ वाली फसलें देख लेंगे। फिर इसके बाद में 2 नंबर पे आता है इसमें LDP, लॉन्ग डे प्लांट या दीर्घ प्रकाश प्रभावी या दिवस प्रभावी, ऐसे पौधे जिनमें सूर्य के प्रकाश की अवधि का ज्यादा समय तक जो आवश्यकता होती है। तो इनमें सूर्य का प्रकाश कितना चाहिए, सूर्य के प्रकाश की अवधि इनमें चाहिए 10 से 12 घंटे, ज्यादा चाहिए इनमें, है ना। और इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे भैया, इनके एग्जाम्पल में आप ले लें रबी की फसलें, रबी की फसलें ले लें। रबी की फसलों में जैसे आप मुख्यतः क्या लें, जैसे अलसी, जैसे जो फसलें अपन को पता नहीं चलती कि कौन सी ऋतु में बोई जाएगी, अलसी। अलसी के अलावा जैसे आप ले लो आलू। अब आलू में क्या है, आलू वैसे तो अपन पुष्पन की दृष्टि से देखते हैं, प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता को पुष्पन की दृष्टि से देखते हैं, तो आलू वैसे तो क्या है, एलडीपी है। लेकिन कंद निर्माण की दृष्टि से यहां दो चीजें हो जाती है, पुष्पन क्रिया जो है, जो मुख्यतः जिसके आधार पे अपन को देखना ही देखना है, पुष्पन क्रिया के आधार पे एलडीपी है, और कंद निर्माण के आधार पे ट्यूबर इलोंगेशन, कंद निर्माण के आधार पे यह है एसडीपी। कैसा है, एसडीपी। और इसमें कंद निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए, 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। ये भी जेट में आया हुआ क्वेश्चन है कंद निर्माण के लिए, है ना। अलसी हो गया, आलू हो गया, फिर हो गया गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, जई हो गया, सरसों हो गया, ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसके बाद में फिर 3 नंबर पे आता है जिन पे सूर्य के प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी, दिवस निष्प्रभावी पौधे, दिवस निष्प्रभावी पौधे। इनके एग्जाम्पल में ले लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकता है इस बार जेट में या सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ जाए यहां से। यहां होता है कपास, कपास के बाद में सूरजमुखी, इसके बाद में आपका खीरा टमाटर, ज्यादातर सब्जियां, खीरा है, टमाटर है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो दिवस निष्प्रभावी पादपों में आपको याद रखने वाली बात कौन सी है, ये वाले कपास और सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। इसके बाद में अगर आप याद रखना चाहो तो ये भी देख लेना, इंटरमीडिएट डे प्लांट, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता या इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डे प्लांट। इंटरमीडिएट डे प्लांट का उदाहरण आता है आपका गन्ना आता है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। तो भैया जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो आपके शॉर्ट डे में से थे, इस बार आ सकते हैं आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो आ गया आपका प्रकाश प्रदीप्ति कालिता हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान, इसी में टॉपिक है मौसम का। यहां से जेठ 2014 में मध्यम प्रकार का आ चुका है मौसम का पूर्वानुमान। जैसे आप लोग रेडियो में टेलीविजन में सुनते हैं कि आने वाले 24 घंटे में राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में या इनमें अंधड़ के साथ में बारिश की संभावना रहती है, तो वो एक प्रकार की वेदर फोरकास्टिंग होती है। क्या होती है, वेदर
फोरकास्टिंग होती है, तो मौसम कौन कौन सा मौसम किस किस के लिए अनुकूल है और कितने कितने समय का किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी चीज का पहले से अनुमान लगाना। तो इसमें एक छोटी सी एक सारणी है, इधर सीरियल नंबर आ जाएगा, इधर आपका मौसम का जो प्रकार आ जाएगा कि कौन सा मौसम है, छोटा वाला है एक, बीच वाला है एक, है ना, लॉन्ग शॉर्ट या मीडियम, और इधर आ जाएगी उसके दिनों की संख्या कि कितने दिनों के लिए वो अपनाया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शॉर्ट रेंज, यानी शॉर्ट का हो गया लघु, लघु मौसम प्रकार, है ना, जिसको शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी बोलेंगे। ये अपनाया जाता है 3 दिन से कम, 3 दिन से कम, 3 दिन से कम में अपनाया जाता है। 3 दिन से कम, 3 दिन को मैं बोल सकता हूं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 2 48, 24 3 72, या 72 घंटे से कम भी मैं इसको लिख सकता हूं, 72 घंटे से कम, या 3 दिन। तो ये हो गया आपका लघु। लघु के बाद में आपका 2 नंबर पे आ जाएगा मध्यम। मध्यम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो मीडियम वेदर फोरकास्टिंग की रेंज है ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये होता है 3 से 10 दिन के लिए। ये कितने से कितने दिन के लिए घोषित किया जाता है? 3 से 10 दिन के लिए घोषित किया जाता है। और ये किसानों के लिए उपयोगी है, किसानों के लिए उपयोगी है। अगर मान लो कि किसानों को किसी तूफान की या पाला की या कम वर्षा की या किसी भी चीज की अगर चेतावनी दे दी जाए तो किसान आवश्यक जो है सावधानियां बरत सकते हैं। इसलिए किसानों के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है? मध्यम मौसम पूर्वानुमान है। फिर इसके बाद में आता है, लास्ट वन आता है इसमें, लास्ट वन आएगा इसमें दीर्घ, दीर्घ मौसम पूर्वानुमान, जो हो जाएगा आपका शॉर्ट रेंज हो गया, मीडियम रेंज का हो गया, लॉन्ग रेंज का हो जाएगा, है ना। और ये अपनाया जाता है 10 दिन से अधिक के लिए। इसकी चेतावनी 10 दिन पहले दे दी जाती है कि भैया इस इलाके में ये होने वाला है ना। और ये अपने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस काम में आता है? ये आता है अपने क्रॉपिंग पैटर्न में। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब हो गया खेती की पद्धति के निर्धारण में, फसल पद्धति के निर्धारण में, है ना। तो ये आता है फसल पद्धति के निर्धारण में, फसल पद्धति या क्रॉपिंग पैटर्न के निर्धारण में काम में आता है। तो भैया इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, कुछ भी नहीं है, बस संख्या याद करनी है। शॉर्ट है तो 72 घंटे, 3 दिन से कम है, 3 से 10 दिन मीडियम है जो किसानों के लिए है, और दीर्घ में 10 दिन से ज्यादा है जो फसल पद्धति के निर्धारण में सहायक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपना वायुमंडल। वायुमंडल बोले तो एटमॉस्फियर। वायुमंडल क्या है? जिसमें हम रह रहे हैं, वहां जो गैसों का जो भारी आवरण है, जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, तो हमारे चारों तरफ जो गैसों का रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरण है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरण, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला गैसों का रंगहीन, गंधहीन, ना तो कोई उसका रंग है, ना ही कोई गंध आ रही है, ना ही कोई स्वाद आ रहा है, और ये गैसें जो चल रही है यही एक प्रकार का एटमॉस्फियर या वायुमंडल है। अब वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ लेते हैं ना। तो वायुमंडल की परतें या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, अगर अपन बात करें अपने पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले जो नीचे ही नीचे पाया जाता है उसका नाम है आपका क्षोभ मंडल।
सबसे नीचे मिलेगा आपको शोभ मंडल। और शोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई अपन देखेंगे मीन सी लेवल से, तो 0 किलोमीटर से पृथ्वी के धरातल से लेकर 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये अपने टोटल जितनी 4 परतें हैं उन परतों का कुल कितना बायोमास, ये कितना द्रव्यमान रखता है? इसका टोटल द्रव्यमान होता है 85%। कुल परतों का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो 85% इसमें होता है। अब आपको पता है क्षोभ मंडल में मनुष्य रहता है, कृषि कार्य होते हैं, तो यहाँ मौसमी घटनाएं भी होती हैं। तो यहाँ कौन सी घटनाएं होती हैं? मौसमी घटनाएं भी होती है, जैसे आंधी का चलना, बादलों का गरजना, तूफान का आना, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, है ना। तो मौसमी घटनाएं होने के कारण इसको मौसम का चलचित्र भी कहते हैं। मौसम का चलचित्र भी बोला जाता है। चलचित्र बोलते हैं सिनेमा को, है ना। तो मौसम का सिनेमा घर भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में इसमें एक विशेष चीज देखी जाती है, जैसे 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 आप क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, वैसे वैसे तापमान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे गए, ऊंचाई तो बढ़ गई और उसके साथ साथ क्या हो गया? तापमान घट गया। जैसे अपने आप कुल्लू, मनाली, शिमला या राजस्थान के माउंट आबू में पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको ठंड का अनुभव होगा, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या घट रहा है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे क्या घट रहा है? तापमान और वायुदाब। इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ऊंचाई के साथ में तापमान घटने को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अगर ऊंचाई के साथ में तापमान घट गया तो इसको बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोला जाता है भैया? लैप्स रेट, या इसको बोला जाता है हाश दर। लैप्स रेट या हाश दर। अगर क्षोभ मंडल में ज्यो ज्यो आप ऊपर की तरफ जाएंगे त्यों त्यों आपको जो है तापमान में कमी आएगी। यही कारण है कि लोग पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में घूमने जाते हैं। अब इस लेप्स रेट को आपको जो आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछ सकते, हो सकता है सुपरवाइजर में भी पूछ ले। ये लेप्स रेट होता है, अगर 1 किलोमीटर ऊपर आप किसी पर्वत या डूंगर पे चले गए तो तापमान कितना कम हो गया भैया? तापमान कम हो जाएगा लगभग -6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर किसी पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ाई करते हैं तो आपको लगभग पृथ्वी से कितना तापमान कम हो जाएगा? आपका -13 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां कम हो जाएगा। माना कि पृथ्वी पे 13 डिग्री सेल्सियस तापमान ही है और आप 2 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपका 6.5 और 6.5, 1 किलोमीटर का 6.5 कम हो रहा है, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए ऊपर पर्वत पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में से ये क्वेश्चन आते हैं सीधा सीधा, ऊंचाई पूछ ले 0 से 18 है तापमान। इसमें जो ये कुल वायुमंडल के बाहर का 85% द्रव्यमान रखता है। इसको जो है मौसमी घटनाओं का चलचित्र भी कहते हैं, सिनेमा घर है ये। जैसे सिनेमा घर में एक फिल्म में इमोशंस, ड्रामा, लड़ाई, फाइटिंग, रोमांस, काफी चीजें होती है, तो इसमें भी कभी अंधड़ आना, कभी बारिश आना, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी बादलों का गरजना। तो एक प्रकार से ये क्या है? वेदर की जो फिनोमेनन है उनका सिनेमा घर है ना, मौसमी घटनाओं का चलचित्र। फिर इसके बाद में भैया नेक्स्ट जो परत आएगी वो आएगी आपकी समताप मंडल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समान तापमान हो जिसमें ना कोई आंधी आए, ना कोई इसमें जो है वायुदाब ऊपर नीचे हो, इसलिए आपके एरोप्लेन बड़े आराम से इसमें चलेंगे। समताप मंडल, समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। पहले अपन ऊंचाई की बात कर लेते हैं कि मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी होती है ना, समुद्री तल से, या जो आपका क्षोभ मंडल खत्म हुआ वहां से। तो क्षोभ मंडल 18 पे खत्म हुआ, तो ये शुरू हो जाती है 18 से 50 किलोमीटर में। अब ये जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में एक चीज और जो बार बार पूछी जाती है, जो आपको याद रखनी है, कि जब आप 18 से लेकर 25 किलोमीटर के आसपास जाते हो इस समय आपको क्या मिलेगी? ओजोन गैस की परत। तो ओजोन परत जो है किसमें पाई जाती है भैया? समताप मंडल में ही पाई जाती है, लगभग 25 किलोमीटर ऊपर होती है। और यहां से बार बार कंपटीशन में
क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये ओजोन परत हमारी पृथ्वी के जीवों की किससे रक्षा करती है? हानिकारक बैंगनी पराबैंगनी किरणों से। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से। और इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज भी इनको बोलते हैं। कई बार हिंदी इंग्लिश में नहीं आता है, सीधा इंग्लिश में दे दे ULTRA अल्ट्रा और VOILET, आप ढूंढते रह जाओ वहां पराबैंगनी, और इसी का हिंदी कर दे यूं, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसमें से क्षमता मंडल में से यही आता है। फिर अपने शुरू में बात करी ली एक चीज की, क्या बात की कि समान तापमान है तो यहां कौन उड़ान भरेंगे? वायुयान। यहां वायुयान सुरक्षित उड़ान भरते हैं, तापमान का कोई इश्यू ही नहीं है, बिल्कुल एकदम समान रहेगा। तो ये क्षमता में देख लेंगे, ओजोन परत और पराबैंगनी किरणें, है ना। पराबैंगनी किरणें वैसे मोस्टली रोग कौन सा करती है? स्किन डिजीज कर देती, चर्म रोग, कैंसर, ये रोग करती है ना। ये क्वेश्चन आपके आना नहीं है। फिर इसके बाद में चलते हैं तीसरी परत की तरफ। अब आ जाती है आपकी मध्य मंडल। मध्य मंडल, और मध्य मंडल को बोलेंगे, मध्य होता है मिजो, मिजो, और कोई भी गोला होता है, मंडल होता है, उसको बोला जाता है स्पेयर। व्रत को बोलते हैं, व्रत को स्पेयर, तो मिजो स्पेयर। अब सबसे पहले इसकी हाइट देख लेंगे, ऊंचाई। अभी अपन ने समताप मंडल को कितने पे छोड़ा? 18 से 50 पे, तो ये आ जाएगा 50 से 100 किलोमीटर पे आ जाएगा। ये पृथ्वी की या इस पूरे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, यानी ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है। कई बार जो एरोप्लेन जो क्रैश होने के मामले आते हैं, इनमें उनका जो सेंसर है वो पायलट से किसी गलतीवश जो है बादलों में फंसने से ऊपर की तरफ होने पर वो कहां चला जाता है? आपके जो आपके इसमें मध्य मंडल तक चला जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर ट्रेजेडियां होती है ना। तो ये सबसे बड़ी सबसे ठंडी परत है, और इसमें लगभग -90 से आप बोल सकते हो, यहां 2 बार डबल का ये चिन्ह आएगा इसलिए मैं कोष्टक में लिख रहा हूं, -130 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि मेजोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? 50 से 80, और ये पूरे अगर एटमोस्फीयर की बात करें वायुमंडल की, तो सबसे ठंडी परत है। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन लास्ट में, जहां आपका वायुमंडल का कोई अंत नहीं, अनंत। इसलिए आकाश का एक पर्यायवाची भी होता है अनंत। अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि आकाश का कोई अंत ही नहीं है, वैज्ञानिक यहीं तक जा पाए हैं। इसके अलग अलग नाम है, एक तो इसको बोलेंगे तापमंडल। तापमंडल भैया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां तापमान सर्वाधिक रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। अत्यधिक तापमान होता है ना। तो सबसे अधिक तापमान वाला तो हो गया थर्मोस्फेयर या तापमंडल, और सबसे कम वाला हो गया मेसोमंडल। फिर इसका दूसरा नाम, इसी का नाम होता है तापमंडल का ही, क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोल देते हैं अपने तापमंडल के साथ साथ में आयनोस्फेयर, आयन मंडल। आयन मंडल या आयनोस्फेयर। आयन मंडल इसलिए कहते हैं कि अपने जो रेडियो की जो तरंगे हैं वो यहीं से परावर्तित होती है, रेडियो तरंगे, है ना। रेडियो को, टीवी को चालू करने के लिए जो विजिबिलिटी आती है, जो रेडिएशंस आती है, वो यहीं छोड़ी जाती है। तो रेडियो की तरंगों के कारण इसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी बोला जाता है। और आजकल अपने जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उपग्रह भी यहीं छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, उपग्रह भी। इसके अलावा इसका तीसरा नाम आ जाएगा आपका तापमंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, फिर आ जाएगा बरही मंडल या बहिर मंडल बोल दो, यानी सबसे बाहरी बाहर का मंडल है। इंग्लिश में इसको एक्सोस्फेयर बोल देते हैं, इसको आइनोस्फेयर बोल देते हैं। ये सबसे बाहर ही बाहर है, जिसके बाद में अनंत का कोई पता ही नहीं है कितना बाहर है ये। लास्ट में अपन ने कितने किलोमीटर छोड़ा था? 80। अब 80 से लेके 1600 किलोमीटर तक तो वैज्ञानिक बताते हैं, उसके बाद का कोई अता पता नहीं है। तो ये भैया आपके वायुमंडल की 2-3 परतें होंगी। क्वेश्चन वो सीधे सीधे आते हैं। सबसे पहली परत जो पृथ्वी के पास में सौर मंडल है, जहां कृषि कार्य होते हैं, आपकी जो है मौसमी घटनाएं होती है। फिर इसके बाद में आयन क्षमताप आ जाएगा, जहां प्लेन उड़ते हैं। इसके अलावा ओजोन की परत पाई जाती है, पराबैंगनी किरणें। मध्य मंडल सबसे ठंडी हो जाएगी। लास्ट वाली अपन ने पढ़ ली है। अब इस टॉपिक का लास्ट और इंपॉर्टेंट जो चीज बची है, वो बची है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल का संगठन।
यहां से जेट 2018 में क्वेश्चन आया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। वायुमंडल का संगठन, संगठन का मतलब होता है कि इसमें किन किन चीजों से ये मिलकर बना है, योगदान किन किन चीजों का, कंपोजिशंस बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर। अब कंपोजिशन के लिए अपन एक छोटी सी सारणी पढ़ लेंगे। इधर अपने सीरियल नंबर क्रम संख्या आ जाएगी, इधर जो भी अपन गैस पढ़ रहे हैं वो गैस आ जाएगी। अब उस गैस का अपन दो तरीके से होती है गैस वायुमंडल में, एक होती है वॉल्यूम बेसिस, एक होती है वेट बेसिस। एक होती है आयतन के आधार पर, आयतन में प्रतिशत, और एक होती है भार में प्रतिशत उसका, यानी वेट पे बेसिस। ये होगी वॉल्यूम बेसिस और वो होगी वेट बेसिस, यानी वजन के आधार पे तो कितना परसेंट है उसका, और वॉल्यूम के आधार पे कितना है। तो अब पढ़ेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये सीधा सीधा आ जाता है जेट में क्वेश्चन कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, कुछ नहीं पूछते, आयतन भार सीधा ही पूछ लेते, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, सिंपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध नहीं होती है तब तक जब तक दलहनी पौधे अपनी जड़ों से नहीं ले, ये स्वतंत्र है, या तो बरसात के साथ घुलकर आए या फिर इसको राइजोबियम दे, है ना। तो ये वॉल्यूम बेसिस पे तो कितनी है, 78.08% है आयतन के आधार पे, लेकिन भार के आधार पे कितनी है, 75.52% है। याद रखना, एकमात्र नाइट्रोजन ऐसी गैस है वायुमंडल में जो आयतन के आधार पे ज्यादा है और भार के आधार पे हल्की है। इसका वजन कम होगा लेकिन वॉल्यूम पे ये ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट 2 नंबर पे पढ़ते हैं अपन अपनी प्राणदायी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर अभी कोविड में बहुत सारा इश्यूज रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह में ब्लैक मार्केटिंग भी खूब हुई है। ऑक्सीजन आयतन में कम होगी, 20.94% ही होगी, लेकिन वजन में अब ये ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ये होगी 23.14%। इनमें से एक ऑप्शन जो है आपके कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ भैया, इनमें से पूछा हुआ है कि निम्न में से वायुमंडल में ऑक्सीजन का आयतन के रूप में कितना परसेंट पाई जाती है, तो लगभग 21% होती है 20.94, और वजन के आधार पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर अपना जो क्वेश्चन है जेट 2018 में आया था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वो था आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आयतन के आधार पे होती है 0.03%, और भार में थोड़ी सी ज्यादा होती है 0.045%। अब भैया जो क्वेश्चन आया था वो ये था, परसेंट में नहीं आकर पीपीएम में आया था, परसेंट में नहीं आकर क्या आया था, पीपीएम में। तो प्रतिशत को पीपीएम में बदलने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, तो पीपीएम में कितनी हो गई, 300 पीपीएम हो गई। और यहां से अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले, ये तो वातावरण में हो गई, अगर मृदा में अगर CO2 की मात्रा पूछ ले, मृदा में CO2 की, तो इससे 10 गुना ज्यादा हो जाती है, किससे, वायुमंडल से 10 गुना ज्यादा, तो परसेंट में तो हो जाएगी 0.3%, और पीपीएम में हो जाएगी 3000 पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। फिर इसमें लास्ट 4 नंबर पे आती है आपकी आर्गन, आर्गन। आर्गन आयतन के आधार पे होती है 0.93%, और आपकी जो है भार के आधार पे होगी 1.28%। तो दोस्तों ऐसे करके इस टॉपिक में जो है प्रकाश, प्रदीप्ति, कालिकता में से मानसून, और आपका जो है कौन कौन सी भाषा के शब्द है, जलवायु जो है किसको कहेंगे, मौसम किसको कहेंगे, औसत वार्षिक वर्षाएं कितनी कितनी है, इनमें से जो है क्वेश्चंस अवश्य आता है, कभी कभी एक, कभी कभी दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। थैंक यू।